नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स पर। हम लोग आज डिस्कस करेंगे द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के सारे करंट अफेयर्स। उसके साथ ही साथ हम लोग हिंदी एडिटोरियल भी साथ में चलते चलते डिस्कस कर लेंगे, जो कि चैट जीपीटी से और अच्छे तरीके से हिंदी में समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। एट 4 AM कॉल, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रेजाइल ट्रोशन, वेस्ट एशिया, ईरान एंड इसराइल ट्रेड स्ट्रैटेजी। इसको आप देख सकते हैं कि अभी हाल फिलहाल में जो वेस्ट एशिया में ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा की गई है, उसके आधार पर ट्रंप जी ने ये कहा है कि ट्रंप जी तो ये कह रहे हैं कि मैंने युद्ध विराम कर दिया, बट वो दोनों मान नहीं रहे। इस बारे में लिखा गया और आज के दिन ही इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था दोस्तों, इसीलिए ये दिया गया है कि इमरजेंसी के मतलब उपलक्ष्य में इसके बारे में दिया गया। वो कुछ खास नहीं है, ये थ्योरी का पार्ट है जो कि आप अपने सिलेबस में पढ़ते होंगे। स्टार्टिंग विद वी आर फ्रेश 2000 नॉट इम्पॉर्टेंट। आज एग्जाम फोर्स 4 का जो लॉन्च है वो हो रहा है। बहुत सारे इनके डिले हुए थे, इस कारण से आज ये फिर से हो रहा है। और ये कहाँ से हो रहा है? कैनेडी स्पेस सेंटर। कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है? कैनेडी स्पेस सेंटर है अमेरिका में। और ये कहाँ पर होने वाला है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर वो 14 दिन तक रुकेंगे और अपना कुछ परीक्षण करेंगे। और इधर तो कुछ नहीं है, इस पेज में कुछ नहीं कुछ नहीं। ये एक देख सकते हैं, जैसे PW सेट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड रिपेयरिंग 3,443 पैथ होल्स। तो जब मुश्किल की घड़ी आती है तो कितने जल्दी काम करते हैं सरकारी तंत्र, इसका एक नमूना है ये एग्जाम्पल। आप इसको याद रख सकते हैं अगर एथिक्स में लिखना हुआ तो। और इधर तो कुछ नहीं है, इमरजेंसी से रिलेटेड ही सारा कुछ है। और इंडिया साउथ अफ्रीका साइन पैक्ट ऑन सबमरीन कॉपरेशन। ठीक है। हमारे राजनाथ सिंह जी जो हैं वो अभी चाइना गए हैं SCO मीट के लिए, तो उन्होंने काउंटर टेररिज्म के ऊपर बात की है, तो अच्छी बात है। अभी तो ये बात करनी भी बनती भी है। द फेयर रजिस्ट्रेशन कैन नॉट बी देन। सारे इमरजेंसी को लेकर हैं और मुझे नहीं लगता ये खास है, क्योंकि इमरजेंसी को लेकर UPSC और किसी भी स्टेट PSC में इतने डिटेल में सवाल नहीं पूछे जाते। तो ये मैन बहलाने के लिए, पढ़ने के लिए है और एग्ज़ाम के दृष्टि से कम है। भारतीय नागरिकों को लाया जा रहा है ऑपरेशन सिंधु। तो याद रखिएगा, ऑपरेशन सिंधु में जो ईरान में फंसे लोग हैं उनको लाया जा रहा है, तो उन्हीं को रिगार्डिंग न्यूज़ है। और कुछ नहीं है। DGCA फाइंड लैप्सेस सेफ्टी डिफिशिएंसी एट मेजर एयरपोर्ट्स। DGCA कौन है? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है विमान उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत, और ये चेक करती है सेफ्टी को लेकर। तो गाइडलाइंस भी ये सेट करती है। तो अभी जो एयर इंडिया का हादसा हुआ था उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है कि उन्होंने चेक किया होगा और बहुत जगह इन्होंने सुरक्षा के मापदंडों को खरा उतरते हुए नहीं देखा, तो उसी के रिगार्डिंग है। अगेन दोस्त, ये इमरजेंसी एंड लेसन्स, इसको हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसे है ये, तो देखते हैं आगे। व्हेन वी रिमेंबर थ्रेट, ये भी इम्पोर्टेंट अभी उतना नहीं लग रहा मुझे। डेमोक्रेसी अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसको देखेंगे। द लीडर्स हु फॉट बैक डेमोक्रेसी 50 years ago on the young। ये सब मुझे लगता है कि पॉलिटिकल्स हैं, तो पॉलिटिक्स वाले सब तो नहीं देखने चाह रहे हैं। जैसे ये हो गया, तो ये दोनों हम लोग नहीं देखेंगे। मॉस्को बैक्स इजराइली ट्रूस हेल्प्स इंस्पायरिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, ये हर दिन से चला आ रहा है और ये हो ही रहा है ऐसा कि
हर दिन यहाँ पे बम वम गिरते रहते हैं और वही आते रहते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। यूक्रेन रशिया वॉर, रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है, ट्रम्प सीज आउट, नाटो समिट, इसमें भी इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मैं आपको इम्पोर्टेंट है वो बता रहा हूँ और उस पर अच्छे से हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें और एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी ले जा रहा हूँ। एंड नॉट बी ट्रैफिक एंड देखिए, यूएस ने हमें हमेशा ये कहा है कि भारत एक ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगाते हैं। भारत में जो ट्रैफिक दर है, जो मतलब आयात में प्रशुल्क दर लगाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा है। तो भारत के जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने यही कहा है कि भारत एक ट्रैफिकिंग नहीं है, हमारी रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं। तो यही बात है और कुछ खास नहीं है इसमें, इसमें और कुछ नहीं दिख रहा मुझे। ये देखिए, BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के CEO, उन्होंने यही कहा है कि अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो ज़माने में चलता है वाला एटीट्यूड वो नहीं चलेगा, क्योंकि डाटा क्वालिटी में आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई और देश आगे निकल जाएगा। तो इसलिए इस मामले में गंभीरता से सोची जाने की ज़रूरत है, जिससे डाटा सुरक्षा हो सके। और इधर तो कुछ नहीं है। तो अब हम एडिटोरियल की ओर चलते हैं, जो कि हमने देखा था। अब मैं देखिए इसकी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एक्चुअली, और इस स्क्रीनशॉट को इसे तो नहीं देखना था, हमें इसे देखना था। तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट, और अब इसके साथ हम AI के साथ इसको करते हैं। अब देखिए दोस्त, हमारे यहाँ पर आ गए हैं सारे वो सब जी जो हमने यहाँ पे सर्च किए थे। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहला इमरजेंसी एंड इट्स लेसन्स। तो इसमें आपातकाल की अवधि हमें पता होनी चाहिए, 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। और 21 महीने की थी। इंदिरा गांधी सरकार ने आंतरिक अशांति का हवाला देकर संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया था। देखिए, दो चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, अनुच्छेद 352 और ये आपातकाल की अवधि याद रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ईयर याद रखिएगा 1975 से 1977, बस अनुच्छेद 352 याद रखिएगा। 352 नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक, प्रेस सेंसरशिप, चुनाव रद्द, विधि द्वारा शासन, राजनीतिक संकट, हाईकोर्ट इलाहाबाद में। अच्छा, ये हुआ क्या था ये बता रहे हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद में 1975 में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया गया था और 6 साल तक चुनाव न लड़ने का आदेश। ये तो आप देखते ही होंगे, मतलब जो RTI एक्ट है, नहीं यार, राइट टू इन्फॉर्मेशन नहीं, जो चुनाव को लेकर जो एक एक्ट बना था ना 1951, तो उसी में ये दिया गया है कि 6 साल तक आपको आदेश दिया जाएगा। और JP आंदोलन इसमें चला था, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने इसको लेकर व्यापक विद्रोह किया था। और वही, कुछ नहीं। और सरकार ने इसको आपातकाल को दबाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। 1952 के उपयोग की आंतरिक अस्थिरता पर नाम दिया गया। राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री की सलाह पर आपातकाल को मंजूरी दी। कौन थे? राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद। अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकारों को निलंबित। 42वां संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री को अधिक शक्तियाँ दी गई। अच्छा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाह आयोग की जांच। शाह आयोग ने क्या किया था? JP शाह की अध्यक्षता में जांच आयोग बना। 1.25 मतलब 1,25,000 लोगों को गिरफ्तारियां की गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में निर्दोष शामिल थे। 1.1 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्ती। 25,962 व्यक्तियों की निर्वासित या प्रताड़ित। अच्छा, 8.5 10:1 का उत्तर भारत बनाम दक्षिण भारत में कांग्रेस की हार के रूप में देखा गया।
ठीक है। आपातकाल की विरासत और शिक्षा। कई विपक्षी नेता, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता इसके विरुद्ध खड़े हुए। जनता पार्टी की जीत, कांग्रेस की वापसी, 1980 में फिर से कांग्रेस आ गया। डेमोक्रेसी एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। देखिए, जॉन केन ने आधुनिक समय की निरंकुशता को बढ़ते हुए खतरे को रेखांकित किया। आपातकाल इसका ऐतिहासिक उदाहरण है जहां से लोकतंत्र को कुचला गया, लेकिन प्रतिरोध में यह दिखाया गया कि लोकतंत्र आत्मरक्षा कर सकता है। डिस्पोटिज्म की विशेषताएं। पुराने तानाशाही रूपों के अलग एक नया निरंकुशता का वर्ग है जिसमें सत्ता के ऊपरी स्तर के लोग ही निर्णय लेते हैं और जनता को निष्क्रिय बना दिया जाता है। ये डिस्पोटिज्म का बताया गया है कि ये है क्या। जनता के जीवन में हस्तक्षेप, सूचना पर नियंत्रण, राष्ट्रवाद का अंधप्रचार, ये सब आधुनिक निरंकुशता की पहचान है। भारत में 1975 का आपातकाल इसका प्रारंभिक रूप था जहाँ राज्य सत्ता के नाम पर लोकतांत्रिक संस्थाओं का गला घोटा गया। ठीक है। लेखक के अनुसार लोकतंत्र में एक अंतर्निहित अलार्म प्रणाली होती है। नागरिक संस्थान, मीडिया, बुद्धिजीवी, कार्यकर्ता जो सत्तावादी प्रवृत्तियों की पहचान और विरोध करते हैं। आपातकाल के दौरान यही चेतावनी प्रणाली सक्रिय हुई। पत्रकार, विपक्ष, कार्यकर्ता आदि ने प्रतिरोध किया। रूस लेखक ने चीन, सऊदी अरब, तुर्की, अमेरिका तक की बढ़ती निरंकुश प्रवृत्ति की चर्चा की है। लोकतंत्र केवल वोट डालने का अधिकार नहीं बल्कि जवाबदेही और असहमति की सुरक्षा का भी ढांचा है। 42वां संविधान संशोधन सहयोग की रिपोर्ट गवर्नेंस एथिक्स पेपर के लिए बेहद उपयोगी। तो दोस्तों, इस प्रकार द इंडियन एक्सप्रेस खत्म हुआ और हम लोग चलते हैं अब द हिंदू की ओर। चलिए, द हिंदू स्टार्ट हो गया आज का। और फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यही है कि जो हमने वही इसमें डिस्कस किया था वही है। इजराइल और ईरान सीज फायर इज इन इफेक्ट सेज ट्रंप, लेकिन हो नहीं रहा है। तो कैसे हो। इंडियन रेलवे कंसिडर्ड ए मार्जिनल हाइक इन फेयर। ठीक है, दाम बढ़ाने वाले हैं, सोच रहे हैं इंडियन रेलवे, और बढ़ाना भी चाहिए दोस्त, क्योंकि अभी जो है फ्रेंड्स, जैसे अगर आप देखिएगा, इसमें तो डाटा नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऑपरेटिंग जो रेशियो है रेलवे का, ऑपरेटिंग जो रेशियो बहुत कम है। मतलब कितने रुपए खर्च करके कितने उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, ये रेलवे का बहुत ज़्यादा कम है। और इसी को बढ़ाने के लिए ये दिया गया है। और बहुत सालों से रेलवे का किराया बढ़ाया जाना एक राजनीतिक मुद्दा ज़्यादा रहा है, इसी वजह से रेलवे का किराया बढ़ाया नहीं जा सका। तो इस कारण से भी ये एक, अगर ज़्यादा ना हो तो कंसिडर किया जा सकता है इसको देखकर। और इधर तो कुछ नहीं है, इधर शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे। ठीक है। ममता डबल डाउन ऑन माइग्रेंट डिटेंशन, बीजेपी गवर्नमेंट स्टेट फाइंड वे टू इंक्रीज रेवेन्यू इन पंचायत। ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे लग रहा है, थोड़ा सा आप देखिए इसको। ये तो हमें पता ही है, पर फिर भी आज न्यूज़ में आया तो थोड़ा एक बार चर्चा कर लिया जाए। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अमित शाह ने क्या कहा है कि चीफ मिनिस्टर फॉर इट से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर्मेट रूल्स इन इंक्रीज रेवेन्यू ऑफ ग्राम पंचायत। देखिए, ग्राम पंचायत तो बन गई है, लेकिन ग्राम पंचायत में जो फंड की कमी है, उनके पास अधिक पैसे नहीं है दोस्त, तो इसीलिए उनको ज़्यादा फंड उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारे उपाय सुझाने होंगे। यही हमारे गृह मंत्री जी का कहना है। और 25वें सेंट्रल जोनल काउंसिल मीटिंग। जोनल काउंसिल क्या है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जोनल काउंसिल याद रखिए, जोनल काउंसिल को थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना है। इनकी अध्यक्षता किसके द्वारा किए जाते हैं, ये देखिए यहाँ पर आ गया। 5 zonal council were created under the State Recognition Act 1956 to provide a common meeting ground for state and union territories for resolve interstate and regional issues। 5 जोनल काउंसिल क्रिएट किया गया था स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट जो 1956 बना था उसके आधार पर। और इसमें होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय है, गृह मंत्री जी हैं, वो सारे की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भी रहते हैं, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी रहते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर
भी रहते हैं, अगर जिन स्टेट में है यूटीज़ में वैसा, तो ये ध्यान देने वाली बात है। 5 जोनल काउंसिल हैं। इसमें यही कि वेस्ट एशियन कंट्रीज़ में अभी जो वॉर ईरान ने आक्रमण किया था उसको लेकर अभी बंद किया गया है एयर स्पेस। तो अभी ये ओपन किया था उन्होंने एयर स्पेस, लेकिन फ़्लाइट में थोड़ी सी अभी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उन्हें भी तो अपनी सेफ्टी प्रिकॉशन लेकर चलनी पड़ती है, तो उस हिसाब से। अब रेस्ट इन वेस्ट एशिया डिस्कशन फॉर द वर्ल्ड फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड ब्यूरोक्रेसी, न्यूक्लियर स्पेक्टर, वुमेन एट द हेल्म। देखते हैं, इसे देखते हैं। व्हेन काउंसिल इज क्वेश्चन 2 बिलियन पीपल डोंट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा हाँ, ये थोड़ा सा देख लिया जाए। ये किसकी रिपोर्ट है, पहले तो ये देखना चाहिए ना। रिपोर्ट का नाम नहीं दिया हुआ अभी तक। कोई बात नहीं, रिपोर्ट का तो नाम दिया हुआ नहीं है, बट फिर भी याद रखिए कि 2 बिलियन लोगों के पास पीने का साफ पानी भी नहीं है। अच्छा, हमें कौन कौन सा एडिटोरियल कवर करना है ये भी थोड़ा देख लेते हैं। ए रेस्ट इन वेस्ट एशिया, ए डिस्कलेशन फॉर द वर्ल्ड, एक ये। द नीड टू जनरल इक्वलिटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी, ये। व्हेन काउंसिल इज क्वेश्चनड, ये मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखना चाहें तो फिर इसको भी एक बार शामिल कर लिया जाए, कर लेंगे। और यूएस हेवी ड्यूटी अटैक ऑन ईरान्स न्यूक्लियर साइट, ये भी देखना पड़ेगा। वाइडली यूज्ड फंगिसाइड यूज्ड टू बी ड्राइविंग सी ट्रॉपिक इन्फेक्शन। आजकल यूपीएससी से बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं, द हिंदू से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इन सबको इग्नोर करना ब्लंडर हो सकता है, इसलिए इनको भी मैं लेके चलूँगा। इसको लास्ट में देखते हैं इन सबको। ठीक है, ठीक है। इंडिया टू ग्रेजुअली वाइंड अप एवोक्यूशन फ्रॉम इजराइल ईरान, ठीक है, वो तो हम लोग चर्चा कर ही लिए। सेंटर गिव नॉट फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट वर्थ 2000 करोड़, ठीक है। पीएम कॉल मॉरिशस काउंटर पार्ट इनवाइट्स हिम टू विजिट इंडिया। वाई नॉट एफआईआर येट अगेंस्ट जस्टिस वर्मा एमपी ऑन लॉ पैनल। जस्टिस वर्मा का तो आप सुने होंगे, इनके जब घर में आग लगी थी तो इनके घर से बहुत सारे नोट पाए गए, इनके पीछे वाले एक जो रूम थे बैकयार्ड में। तो उन्होंने यही कहा है कि जस्टिस वर्मा ने कि हम मेरे पैसे नहीं थे, कहाँ से आए मुझे पता नहीं, लेकिन इनके खिलाफ़ जो इंक्वायरी बैठी थी उन इंक्वायरी ने ये निकाला है, निर्णय ये निकाला है उसका कि इनको अब पद से बर्खास्त करना चाहिए। जिनके लिए ऐसे तो नहीं हो सकता, वो संसद के द्वारा होना चाहिए, तो वो प्रधानमंत्री से मिलेंगे और इस पर चर्चा करेंगे, वो पैनल जो अभी गठित की गई थी इसको लेकर। तो इसलिए ये बताया, इसमें दिया गया है कि अभी तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। ठीक है, इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट जानने को है नहीं, बस इतना ही जानने को था। और फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स टॉप 100 इन ग्लोबल एसडीजी रैंकिंग। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट है दोस्त, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम secured a position among the top 100 countries in the Sustainable Development Goals Index, ranking 99th out of 125 edition of the Sustainable Development Goal released on the UN Sustainable Development Solution Network. The latest report places India with a score of 67. ठीक है, इतना नहीं जानना है। अच्छा, नेपाल और भूटान का हम लोग से ज़्यादा ही रैंक है, ये भी ध्यान देने बात है। रिपोर्ट नोटेड सिंस इलेक्शन स्टडली इम्प्रूव इन द स्टार्टिंग, ठीक है, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही जानना था कि भारत सस्टेनेबल समावेशी विकास की ओर ध्यान दे रही है। ये हमने फिर से पढ़ा था, ये वाली तो हमने पढ़ी ही थी, ये तो पढ़ी थी हमने। सेंटर टू चैलेंज ऑर्डर ऑन रिपीटेशन और डिपोर्टेड वुमेन, ठीक है, जो भी है हमें उतना जानने को नहीं है। मुझे लग रहा है आज न्यूज़पेपर उतना दिख क्यों नहीं रहा न्यूज़। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे होता है। मॉरिशस बॉन्ड साउंड अलार्म ऑन द रिटायर ओल्ड शिप, ठीक है, ठीक है।
Over 7,000 Indian flagged vessels, mostly operating on coastal and near-shore routes, are expected to be retired prematurely on age-based restriction being imposed by DG Shipping, said International Maritime Federation. ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है? नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए। सीमोल्स मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रीजन बूस्ट गवर्नेंस, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है उतना। विलिंग टू रिटर्न टॉक्स टू, देखिए यही इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट ईरान ने संकेत दिए हैं कि अगर आप बात करने आए तो हम बात कर सकते हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। यूक्रेन जेलेंस्की सीक मोर वेस्टर्न हेल्प। अगेन ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ये सब, अब इन सभी को मैं एक काम करता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इनका हिंदी से करवा लेते हैं और फिर हम लोग वहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए फिर से, अब मैंने वो सारे जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स थे उनके मैंने सारांश निकाल दिए हैं, तब उनकी तरफ देखते हैं। तो सबसे पहला, पश्चिम एशिया का नया संकट, इजराइल अमेरिका बनाम ईरान। इसमें दिया पश्चिम एशिया में नई राजनीतिक सामरिक वास्तविकता जो है, उसमें 2025 में इजराइल और अमेरिका द्वारा ईरान पर बमबारी के साथ पश्चिम एशिया की भू राजनीति में एक नया बदलाव आया है। इस हमले को क्षेत्र के लगभग सभी देशों चुपचाप या खुले समर्थन के साथ अपनी सहमति भी प्राप्त थी। ये भी इम्पोर्टेंट है। रूस और चीन जैसे देश जिन्होंने ईरान से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप समझौते किए थे, मूक दर्शक बन के रह गए। इसके बाद ईरान का प्रभाव खत्म, एकमात्र परमाणु शक्ति इजराइल। ईरानी परमाणु खतरा समाप्त, अब क्षेत्र में सिर्फ एक प्रमुख शक्ति इजराइल ही बची है। अमेरिकी सैन्य उपस्थिति, लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक पश्चिम एशिया में तैनात हैं। कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर ईरान द्वारा मिसाइल हमले हुए, जो जवाबी कार्रवाई थी। कहाँ पर हुए? कतर और इराक में कतर और इराक के अमेरिकी ठिकानों पर। क्षेत्रीय संतुलन का अंत और नया खतरा, पहले ईरान का प्रभुत्व खासकर लेबनान, हिजबुल्ला, लेबनान में कौन थे इनका? हिजबुल्ला, सीरिया और गाजा में हमास में खाड़ी देशों के लिए चिंता का विषय था। इस कारण खाड़ी देश इजराइल और अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे थे, जिससे अब्राहम एकॉर्ड को बल मिला। परंतु अब ईरान को कमज़ोर कर दिया गया। क्या इजराइल का बेलगाम प्रभुत्व एक खतरा बन जाएगा? यह सवाल खड़ा हुआ है। ईरान की जवाबी कार्रवाई और उसका महत्व, ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर पहला हमला कर यह स्पष्ट कर दिया कि पराजित राष्ट्र नहीं है। राजनीतिक अस्तित्व का संकट है, ईरान का धार्मिक सामरिक ढांचा और विचारधारा खतरे में है। ईरान में अराजकता सीरिया, इराक और लीबिया की तरह पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकती है, जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल सकता है। तो हाँ, ये तो बात है ही। IS, अलकायदा, ये सब संघर्ष विराम की योजनाओं का उनका प्रभाव। अमेरिका द्वारा अचानक युद्ध विराम की योजना एक चौंकाने वाला परंतु युक्ति संगत कदम है। ईरान के द्वारा यह सम्मानजनक रास्ता है कि पीछे हटने का, क्योंकि वह पहले ही बदला ले चुका था। इससे हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का या NPT से बाहर होने जैसे खतरों से बचाव हो सकता है। भविष्य की रणनीति, इजराइल की इतरीज इजराइल नीति। ये क्या है? एथरीज। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का दीर्घकालिक सपना अब पूरा होता दिख रहा है, जॉर्डन रिवर से मेडिटेरियन सी तक यहूदी राज्य। उन्होंने UN में एक नया नक्शा पेश किया था जिसमें गाजा और वेस्ट बैंक नहीं है। ये क्षेत्र का शीघ्र अतिक्रमण एनेक्सेशन संभावित है, संभवतः 2026 के अमेरिकी चुनाव से पहले। उनके मंत्री ठीक है, स्पष्ट किया प्रक्रिया 2025 में होगी। तो ये क्या है? इजराइल नीति। सवाल उठते हैं, क्या ये लोकतंत्र रहेगा अगर इजराइल फिलिस्तीनियों को समान अधिकार नहीं देता? हो क्या जाति आधार पर विभाजित राज्य बन जाएगा? 56,000 फिलिस्तीनियों की मौत और हज़ारों विस्थापितों की अनदेखी कर। हाँ ठीक है, ये तो है ही। इजराइल भारत का रुख, भारत ने इजराइल के हमले की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसे वह अन्य संघर्षों में तटस्थ रहता है। जैसे कि इजराइल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के पक्ष में खड़ा रहा। ईरान चाबहार बंदरगाह परियोजना में भारत की रणनीतिक साझेदारी। भारत ने डीएस्केलेशन की अपील की। तो फिर से एक ये है कि ईरान की मिसाइल कार्रवाई, ठीक है। अब्राहम एकॉर्ड, खाड़ी देशों के इजराइल के बीच संबंध। इरीज इजराइल, गाजा और वेस्ट बैंक को मिलाकर यहूदी राज्य का सपना।
पश्चिम एशिया की रणनीति अब ईरान के बाद के दौर में प्रवेश कर रही है। अगर इजरायल का कोई संतुलन नहीं रहेगा तो नया संघर्ष जल्द खड़ा हो जाएगा। भारत को अपने संतुलित कूटनीतिक कौशल को जरिए अपने सामरिक हितों की सुरक्षा करते हुए क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में योगदान देना होगा। चलिए, अच्छी बात है। अब दूसरी ओर चलते हैं। भारत की शहरी परिवर्तन यात्रा में लैंगिक समानता की भूमिका। इसमें क्या दिया गया? भारत में शहरी परिवर्तन की दिशा 2050 में 80 करोड़ लोग शहरों में बसेंगे। अच्छा, 2050 में 80 करोड़ लोग, जिसे भारतीय वैश्विक शहरीकरण का सबसे बड़ा चालक बन जाएगा। शहरों में भौगोलिक, आर्थिक और जनांगीय विस्तार ने लोकतंत्र और विकास की सामाजिक परिभाषा को पुनर्भाषित किया है। ठीक है, ये सब सारे मेंस के लेकर हैं दोस्त, मैं बता रहा हूँ आपको। ये सब सारे मेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे 2050 में 80 करोड़ लोग शहरों में बसेंगे, ये आपको हम लोग को पता चल गया। मैं भी एक अभी स्टूडेंट हूँ, मैं भी आपके साथ ही सीख रहा हूँ। 73वां और 74वां संविधान संशोधन में पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं को 33% आरक्षण, पता है हमें। 17 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों ने इसे बढ़ाकर 50% किया है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन भी आया था टेस्ट सीरीज में, विजन IAS नहीं, फोरम IAS में, जिसमें ये लिखा था कि आधे से ज़्यादा राज्यों ने महिला आरक्षण को 50% कर दिया है। तो बिल्कुल कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं 17 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है ऑलरेडी। तो 2024 के आंकड़े के अनुसार स्थानीय स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों में 46% महिलाएं हैं। वाह, ये देखना पड़ेगा। यहाँ 46% महिलाएं हैं स्थानीय स्तर पर, लेकिन प्रशासनिक तंत्र आज भी पुरुष प्रधान बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है। प्रशासनिक स्तर पर लैंगिक असमानता, IAS 2020 शहरी नियोजन में बहुत कम, पुलिस बल में तो 11.7। प्रभाव, महिलाएं बहुकार्यात्मक यात्राएं करती है, जैसे काम प्लस देखभाल, सार्वजनिक परिवहन पर अत्यधिक निर्भर हैं। दिल्ली और मुंबई में 44% महिलाएं साझा परिवहन का प्रयोग करती है, जबकि पुरुषों में आंकड़ा 63% है। मतलब महिलाएं ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करती है, उनके पास खुद की गाड़ियाँ नहीं हैं। 2019 में 50 शहरों में 60% सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी की कमी पाई गई। ठीक है, लैंगिक दृष्टिकोण से प्रशासनिक निर्णय अधिक प्रभावी होते हैं, जैसे जल, स्वास्थ्य, सुरक्षा प्राथमिकता दिखती है। बिल्कुल सही बात है ये। लैंगिक बजटिंग, भारत की स्थिति 2005 में भारत में जेंडर बजट स्टेटमेंट की शुरुआत। प्रमुख राज्य दिल्ली, तमिलनाडु, केरल। दिल्ली में महिलाओं के लिए बसें, स्ट्रीट लाइटिंग। तमिलनाडु में 64 विभागों में GRB लागू। ठीक है, केरल में प्लान कैंपेन के जरिए लैंगिक शख्सों का समावेश। समस्या क्या आ रही है इसमें? निगरानी व्यवस्था कमज़ोर, छोटी नगर पालिकाओं में संस्थागत क्षमता की कमी, प्रतीकात्मक पहलें जैसे बाल सुधार, सुरक्षित गलियां आदि उपेक्षित। तो दिल्ली, तमिलनाडु, केरल में ये सब काम किया गया है अभी। ठीक है, अन्य देशों में प्रभावशाली उदाहरण, फिलीपींस में स्थानीय बजट का 5% लैंगिक कार्यक्रम के लिए आरक्षित। रवांडा में GRB का फुल फॉर्म क्या है? जेंडर बजट, GRB जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग मतलब लैंगिक बजटिंग को राष्ट्रीय नियोजन में एकीकृत किया गया। उगांडा में बजट स्वीकृति हेतु लैंगिक समानता प्रमाण पत्र अनिवार्य। दक्षिण अफ्रीका में जन भागीदारी योजना। ब्राज़ील में प्राथमिक स्वास्थ्य और सफाई को प्राथमिकता। दक्षिण कोरिया में जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट ने शहरी योजनाएं बदली। इन प्रयासों ने दिखाया कि लैंगिक संतुलन नौकरशाही केवल समानता नहीं बल्कि बेहतर शहरी सेवाओं की गारंटी भी है। शहरी एमटी से डिजर्व करते हैं महिला हितैषी नगरीकरण की राह। अगर भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है तो शहरों को सिर्फ विकास का इंजन नहीं बल्कि समानता और समावेश का केंद्र बनना होगा। हाँ, ये बिल्कुल सही। देखिए, ये सब जो है ना, ये सब हम यूज कर सकते हैं अपने मेन आंसर राइटिंग में। जैसे ये यूज कर सकते हैं, अगर 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा रखता है तो शहरों को सिर्फ विकास का इंजन नहीं बल्कि समानता और समावेशन का केंद्र भी बनना होगा। सिर्फ शहरों को विकास का इंजन नहीं बनना भाई, समानता और समावेशन का केंद्र भी बनना होगा। समानता और समावेशन का केंद्र। सुझाव क्या क्या है? लैंगिक लेखा परीक्षण, जेंडर ऑडिट, ये करना अनिवार्य करना होगा। भागीदारी आधारित बजट प्रणाली, प्रशासनिक तकनीकी पदों में भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति में सुधार। कोटा व छात्रवृत्ति जैसे सकारात्मक कार्यवाही। स्थानीय महिला परिषदें, केरल का कुदुम्बश्री मॉडल। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा? अच्छा, ये देखिए, एक दो ना चीज़ हमें यहाँ से उठाना चाहिए। जैसे सुझाव में
हमें ये करना, ये तो हमें पता ही है कि लैंगिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, भागीदारी आधारित बजट प्रणाली बनाई चाहिए, प्रशासनिक तकनीकी पदों पर भर्ती, प्रशिक्षण और पदोन्नति में सुधार, ये सब तो जनरल है, कोटा और छात्रवृत्ति ठीक है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट है, स्थानीय महिला परिषदें स्थापित हो और इसमें केरल का कुदुम्बश्री मॉडल, ये याद रखिएगा, केरल का कुदुम्बश्री मॉडल, केरल का कुदुम्बश्री मॉडल किस पे? स्थानीय महिला परिषदें, लोकल जेंडर इक्विटी काउंसिल। चलिए सही है। और इसमें निष्कर्ष में क्या लिखा गया? भारत को शहरी भविष्य तभी समावेशी और टिकाऊ होगा जब महिलाओं की भागीदारी सिर्फ प्रतिनिधित्व में नहीं बल्कि निर्णय, प्रशासन और योजना निर्माण में भी हो। ठीक है, इसके लिए लैंगिक बजटिंग, प्रतिनिधित्व में सुधार, प्रशासनिक संतुलन और सामाजिक आर्थिक संरचना में सुधार अनिवार्य है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है वकीलों की स्वतंत्रता बनाम जांच एजेंसियों का हस्तक्षेप। देखिए, 12 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने रिगायर के मामले में एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता को समन भेजा, जिसमें केयर हेल्थ केयर इंश्योरेंस को दिए कानून के समन जवाब मांगा। कड़ी वापस लिया गया, परंतु कुछ दिनों बाद अधिवक्ता प्रताप वेणुगोपाल को समन भेजा गया। इससे सवाल उठ गया, क्या महज कानूनी सलाह देने पर वकील को समन किया जा सकता है? बिल्कुल सही, क्या कानूनी सलाह देने पर वकीलों को समन किया जा सकता है? मूल कानूनी मुद्दा, अधिवक्ता ग्राहक गोपनीयता उल्लंघन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में 132 में लिखा गया है कि अधिवक्ता और उनके मुअल्लिकों के बीच बातचीत गोपनीय मानी जाती है जब तक कि मुअल्लिक स्वयं उसे उजागर करने की अनुमति न दे। इस मामले में ना तो किसी की साजिश का प्रमाण, ना ही किसी प्रकार की संलिप्तता का संकेत मिला, फिर भी ईडी द्वारा समन भेजा जाना कानूनी शक्तियों का दुरुपयोग। व्यावसायिक स्वतंत्रता पर संकट, सिर्फ सलाह देने पर ही जांच के घेरे में आ जाएंगे तो स्वतंत्र रूप से परामर्श देने से डरेगा। चिलिंग इफेक्ट पैदा करता है, संवेदनशील और सरकारी विषयों पर वकील सोच समझकर सलाह देने से बच सकते हैं। बार बेंच और कार्यपालिका के बीच संतुलन का संकट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम अधिवक्ता से उपेक्षा करते हुए बिना डर और पक्षपात के कानून के अनुसार परामर्श दें। वकीलों की स्वतंत्रता केवल व्यक्तिगत सम्मान और का मामला नहीं बल्कि न्यायिक तंत्र की रीढ़ भी है। पेशेवर परामर्श देना अपराध नहीं, कोर्ट में सलाह की जांच, एजेंसियों की जांच से भय, वकीलों की मौन या डर पसंद पीढ़ी का निर्माण, स्वतंत्र संवेदनशील विषयों पर कानूनी सलाह और जांच का डर। ठीक है, यदि व्यावसायिक, संवैधानिक और राजनीतिक मामलों पर कानूनी सलाह देना ही संदेह का आधार बन जाए तो कॉरपोरेट शासन, आपराधिक रक्षा, जनहित याचिकाएं, इन सभी क्षेत्रों में स्वतंत्र सलाह की गंभीर कमी होगी। कॉरपोरेट शासन, आपराधिक रक्षा, जनहित याचिका में। संवैधानिक लोकतंत्र में अधिवक्ता की भूमिका, संविधान की कानूनी पेशा संरचनात्मक स्वतंत्रता के रूप में देखा गया, सिर्फ एक आदर्श नहीं। वकीलों की जवाबदेही दोहरा स्थायित्व है कोर्ट और मुअल्लिक दोनों के प्रति। ठीक है। अनुशंसाएं, न्यायिक स्पष्टीकरण, स्पष्ट घोषणा पत्र, निर्णय के बिना संलिप्तता के वकीलों को समन नहीं किया जा सकता। बार काउंसिल की भूमिका, बार काउंसिल की स्वतंत्रता की रक्षा, जांच एजेंसियों से संस्थागत संवाद किया जाना चाहिए। संसदीय हस्तक्षेप, कार्यपालिका की सीमा तय करना, यही दिया हुआ है। भारत का लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब अधिवक्ताओं को उनके पेशेवर कार्यों के लिए संदेह या उत्पीड़न का शिकार ना होना पड़े। इस घटना से यह चेतावनी दी है कि अगर सीमाएं नहीं तय की गई तो स्वतंत्र कानूनी परामर्श देने वाली अधिवक्ताओं की संख्या घटेगी, जिससे न्यायतंत्र और संविधान दोनों कमजोर होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। अमेरिका द्वारा ईरान पर बंकर बस्टर हमले और B-2 बॉम्बर की भूमिका। ठीक है, मिडनाइट हैमर, 21 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फोर्डो, देखिए याद रखिएगा इस जगह को, फोर्डो, नतांज और इम्फान कहाँ है? ईरान में। ठीक है, तो इन्होंने 21 जून को हमला किया। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने कहा US सेंट्रल कमांड द्वारा संचालित किया गया था। ट्रंप ने शानदार, ठीक है, ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है। B-2 बॉम्बर, स्ट्रेच बॉम्बर की तैनाती, इम्पोर्टेंट नहीं। डिकॉय एयरक्राफ्ट, अमेरिका ने डिकॉय एयरक्राफ्ट भेजे जो प्रशांत महासागर की ओर गए ताकि शत्रु को भ्रमित किया जा सके। टॉम क्रूज क्रूज मिसाइल है। ठीक है। अच्छा, B-2 स्प्रिट स्टेल्थ बॉम्बर, एक अत्याधुनिक हथियार,
21 विमानों का निर्माण किया गया है और 19 ही अभी तक सक्रिय हैं। 2 बिलियन प्रति विमान, सोचिए। पूर्ण स्टील्थ क्षमता 4 इंजन, 40,000 पाउंड पेलोड क्षमता, बिना ईंधन के 6,000 मील और सेवा क्षमता 50,000 फीट पे। उड़ान समय 37 घंटे नॉन स्टॉप उड़ान, इतिहास की दूसरी सबसे लंबी। ओके, अभी इसमें कुछ और भी नहीं है। ट्रैक करना बहुत कठिन है, यही बोल रहे हैं। फोर्डो साइट 80 से 90 मीटर गहरी पहाड़ी के नीचे स्थित है। इजराइल के पास इतनी गहराई में मार करने वाली की क्षमता नहीं थी। ठीक है, पता है भाई। तो इन्होंने इसलिए GBU-57 बंकर बस्टर बम यूज किया। कितना सफल। अमेरिकी अधिकारियों का तो कहना है कि मस्त हुआ एकदम, लेकिन अभी तक ये सवाल है कि क्या ये नष्ट हुआ या नहीं। इस हमले में अमेरिका के इजराइल ईरान संकट में औपचारिक रूप से प्रवेश किया। ईरान की प्रतिक्रिया, कतर और इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। प्रमुख टारगेट क्या था? फोर्डो, नतांज और इस्फहान। ठीक है, और इधर तो कुछ है नहीं दोस्त। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, ये आ गया साइंस एंड टेक वाले पेज, जो कि 2 आर्टिकल्स हैं, तो उसको जल्दी से ख़त्म करते हैं। कैंडिडा ट्रॉपिकलिसिस और एंटी फंगल प्रतिरोध, क्या है ये? कैंडिड ट्रॉपिकलिसिस क्या है ये? कैंडिड ट्रॉपिकलिसिस एक महत्वपूर्ण कवकीय रोगजनक है जो भारत सहित दुनिया के कई हिस्सों में गंभीर संक्रमण फैलाता है। कैंडिड ट्रॉपिसैलिस, कैंडिड ट्रॉपिसैलिस कवक है, कवक। इलाज के लिए एजोल वर्ग की दवाएं। ठीक है। बढ़ती दवा प्रतिरोधकता का कारण, शंघाई स्थित फुडान विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया कि टेबुकोलाजोल नामक कृषि में। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है शायद, ये बहुत ज़्यादा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा फैक्ट है, बहुत ज़्यादा फैक्ट। इसमें भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। स्नो सीमेंट, चलिए इसमें तो नहीं मिला। और एक जो बचा था मैं वो कर रहा हूँ, जो कि यहाँ से अभी हमें दिखना मिल जाएगा अभी। कार टी सेल थेरेपी का नया युग, इन विवो तकनीक और भारत की संभावनाएं। ठीक है, कार टी सेल थेरेपी तो हमें पता ही है, एक इम्यूनोथेरेपी है। कार टी, क्रीमेटिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल इम्यूनोथेरेपी, जिसमें रोगी की टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने के लिए जैविक रूप से इंजीनियर किया जाता है। क्या बोला गया, एक बार फिर से पढ़ें। एक उन्नत इम्यूनोथेरेपी जिसमें रोगी की टी कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं की पहचान करने के लिए जैविक रूप से इंजीनियर किया जाता है। ठीक है, ये थेरेपी मुख्यतः आक्रामक रक्त कोश कैंसर में प्रयोग होती है, जहां अन्य इलाज असफल हो चुके हैं। अब कार टी सेल थेरेपी की परंपरागत प्रक्रिया और चुनौतियाँ। रोगी से टी सेल निकाली जाती है, उन्हें प्रयोगशाला में वायरल वेक्टर की मदद से CD19 जैसे लक्ष्य अणु पहचानने लायक बदला जाता है। इन्हें वापस शरीर में डाला जाता है, जहां वे कैंसर कोशिकाओं को ख़त्म करती है। इससे पहले कीमोथेरेपी आधारित लिम्फोडिप्लेशन दी जाती है। लिम्फोडिप्लेशन, इस पूरी प्रक्रिया की लागत 60 से 70 लाख। बताइए। नई तकनीक, शरीर के अंदर इन विवो टी सेल इंजीनियरिंग, अभी नई तकनीक आई है। साइंस पत्रिका में प्रकाशित शोध के वैज्ञानिकों ने पहली बार कार टी कोशिकाओं को शरीर के अंदर इन विवो बनाने की तकनीक विकसित कर ली है दोस्त। अब देखिए इसका प्रयोग, इनके लिए प्रयोग हुआ mRNA, मैसेंजर RNA, लैपिड नैनो पार्टिकल्स, जो mRNA को सीधे टी सेल्स तक पहुंचाते हैं, और बायोलॉजिकल टारगेटिंग एंटीबॉडीज, जिससे mRNA सही कोशिकाओं में जाता है। बायोलॉजिकल टारगेटिंग एंटीबॉडीज़, लिपिड नैनो पार्टिकल्स और मैसेंजर RNA। कम लागत, इससे कोई कम लागत होगा। लिपिड 829, नया लिपिड नैनो पार्टिकल्स जो तेज लिवर क्लियरेंस को कम सूजन पैदा करता है। ठीक है,
प्री क्लिनिकल परिणाम चूहों और बंदरों पर। प्री क्लिनिकल परिणाम में ये तो सफल ही आई है, चूहों और बंदरों पर किया गया। तो सुरक्षा और जोखिम। पारंपरिक CAR-T थेरेपी में साइक्लोट्रॉन रिलीज सिंड्रोम, न्यूरोलॉजिकल दुष्प्रभाव, लंबे अस्पताल प्रवास, संक्रमण का खतरा। नई प्रणाली में mRNA बदलाव अस्थायी हैं, मिनिमम लिवर टॉक्सिसिटी, प्रीडिक्टेबल सूजन। एक बंदर में HLH जैसे लक्षण आए जिसे उसे यूथेनाइज करना पड़ा। अच्छा, यूथेनाइज मतलब उनको ऐसा वो दिया गया ताकि उस पर असर ना हो, उनको दर्द वर्द ना हो। भारत के लिए तकनीक का महत्व। भारत में 20 सेल आधारित कैंसर का उच्च भार। ठीक है। भारत में सीमित CAR-T केंद्र और प्रशिक्षण विशेषज्ञ हैं। उपचार के तरीकों को बदल सकती है, व्यापक पहुंच को संभव बना सकती है, भारत जैसे देशों के लिए एक स्वास्थ्य क्षेत्र क्रांति का कारण बन सकती है। ठीक है दोस्त, आज का ख़त्म हो गया फ्रेंड्स, और हम लोग मिलते हैं अब कल। आज की द हिंदू में आप पूरी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से हम लोग हर दिन मिलते रहेंगे। धन्यवाद।